हार्दिक अभिनंदन। जी मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने यथा स्थान कुशल होंगे और अपना आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल जैसे कोरोना रफ्तार से बढ़ रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट आपको रहना है। जल्दी जल्दी सभी को बुला लीजिए, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाइए। बिल्कुल आपके कमेंट्स में देख रही हूँ, आपको बहुत टाइम से जिस मेथड की क्लास का इंतजार था वो शुरू होने वाली है। और मैं बात करूँ, कोशिश करूंगी मैं कि हाँ कि जितना हो सके, जैसे आपके व्याकरण मैंने क्लियर की है, अब तक के जितने टॉपिक आगे भी हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका मेथड भी क्लियर कर पाऊं। और अगर आपने ध्यान से सुना तो हर चीज को लेकर हम चलेंगे और हर बृहस्पतिवार को हम शिक्षण विधियों की क्लास से रूबरू होंगे। तो आप सभी को बुला लीजिए, सभी फटाफट आ जाइए। हमारे होंगे क्वेश्चन ही, लेकिन उन क्वेश्चन से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगी। जहां आप गलतियां करते हैं मैं आपको वो चीजें समझाना चाहूंगी जिससे कि आपसे वो गलतियां रुक सके। तो आप सब फटाफट आ जाइए। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे, जय माता दी। बिल्कुल शिक्षण विधियां फ्री है यूट्यूब पर और ऐप में फ्री नहीं है। देखो सुभाष जी, एक सिंपल बात मैंने आप लोगों को बता दी है कि हर जगह ये चीजें हैं और हम बाहर निकलते हैं तो हम भी किसी उद्देश्य को लेकर ही निकलते हैं। और हो सकता है मेरे जो नेगेटिव हैं या ज्यादा चाहने वाले हैं वो इस चीज पर रिएक्शन भी करें, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक कटु सत्य है। अपनी टीम है, सबका अपना परिवार है, सभी को पैसे की एक मूलभूत आवश्यकता है। मैंने कल भी आपको समझाया था कि आप भी नौकरी करेंगे, पैसे लेंगे सरकार के द्वारा, आप फ्री नहीं पढ़ाओगे। आपका एक ही उद्देश्य है, नौकरी मिल जाए और हमारा जीवन सिक्योर हो जाए, राइट। लेकिन मैंने आपसे जैसा कि कहा था, यूट्यूब पर मैं आपको मेथड कराऊंगी, तो वो मैं बिल्कुल कराऊंगी। वहां जिनको चाहिए वो 5 आए चाहे 10 आए, मुझे कुछ भी उससे वो नहीं है। कई बच्चों की तो गणित ही बहुत अच्छी है, मेरे पास ऐसे उस पर करते इतने स्टूडेंट इनटू इतना इतना आ गया। मैं तो उन्हें एक ही सुझाव दूंगी, क्या कि जल्दी से जल्दी गणित में हाथ आजमाना शुरू कर दो, क्या पता नैया पार हो जाए। जी चलिए तो शुरुआत करते हैं। जी व्याकरण और मेथड का जो है कोर्स लॉन्चिंग के लिए आप कह रहे हैं, तो वो जरूर मैं बात करूंगी आप लोगों से। और ऐसा नहीं यूट्यूब पर मैं आपको मेथड की एक क्लास कराऊंगी या वो नहीं, आपकी मैं जैसा कह रही हूँ मैं कोशिश करूंगी हर टॉपिक से जोड़ के हुए आपको लेकर के जाऊं। कई बच्चे कहते हैं फिर उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? वही अंतर है जो संज्ञा मैंने आपको यहाँ पढ़ाई और जो आप वहां पढ़ते हैं क्लास में, बस। लेकिन जितना दूंगी वो 100% आपको दूसरों से किसी से कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ये डेफिनेट है। मैं आपको यहां पर भी जो बच्चा ध्यान से पढ़ेगा ये डेफिनेट कि अपने वो क्वेश्चंस क्लियर करेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जी फ्री तो आप यहां पर भी पढ़ ही रहे हैं इसके अंतर्गत। चलो अब शुरुआत करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पर ले जाऊं उससे पहले मैं आपसे कुछ चीजें समझाना चाहूंगी मेथड के बारे में, वो ध्यान से सुनो। बात बहुत हो चुकी है हमारी, अब हम मेथड पर थोड़ा सीरियस होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें शिक्षण विधियां सबसे छोटा टॉपिक है। अगर मैं कहूं कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। यो बुक्स में हम देखते, कई बच्चे मुझसे आप पूछते हैं कि बुक कौन सी खरीदे, मैं कोई भी नहीं बताती हूँ। रीजन है, कईयों में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अच्छा है आप टू द पॉइंट अगर चलेंगे, जो विधियां आपके सेकंड ग्रेड में है वो भी आपके यहाँ रीट में लिखी हुई हैं और आप उन्हें कर रहे हैं क्लियर। बहुत से बच्चे सूक्ष्म शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, इन सबसे जुड़ी हुई चीजें हिंदी में पूछ रहे हैं, जबकि यहाँ पर हिंदी में है ही नहीं। वो चीजें किसके अंतर्गत है? सेकंड ग्रेड के अंदर। जी गणगौर की घनी घनी राम राम जी। जी आगे की बात करें हम यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें फिर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर वो क्या कि मेथड सबसे छोटा है और सबसे बड़ी चीज पूरा समझने का है। लिखित रूप कम होता है, पूरा खेल दिमाग का है। आप जितना सोच समझ करके जवाब देंगे आप उतने अपने आंसर के नजदीक पहुंचेंगे।
एक तरफ व्याकरण का हिस्सा है, जिसे मैं कहूं तो व्याकरण आपके 15 अंक का है, लेकिन मैटर बहुत वृहत है, बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ मैं शिक्षण विधियों की बात करूं, मैटर थोड़ा है और नंबर इसमें भी 15 है। इसलिए अगर आपने थोड़ा ध्यान लगाकर इसमें पढ़ा तो ये डेफिनेट मान के चलो कि 15 का मतलब 15, यानी इसमें नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती है। मेथड में किस में गुंजाइश हो जाती है? उसमें व्याकरण के अंदर, व्याकरण में ही नंबर कट सकते हैं, मेथड में नहीं है। दूसरी बात, आप जब मेथड के आंसर दे तो मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने प्री बीएड प्री एसटीसी के अंदर एक टीचर एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का एक पार्ट आता है, शिक्षक अभिवृत्ति और अभिरुचि, जानते हैं। बिल्कुल सही तो 3 अंक, उससे कम सही तो 2 अंक, उससे कम तो 0, बिल्कुल गलत तो ही -1। वैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि यहाँ आप कम से कम जो व्यवहारिक क्वेश्चन है, एक तो आता है सीधा विधि से जुड़ा हुआ और एक क्वेश्चन है व्यवहारिक। कैसे व्यवहारिक, कैसे मेथड से जुड़ा, वो भी मैं बात करूंगी। तो एक व्यवहारिक और एक मेथड से जुड़े हुए प्रश्न आपके आते हैं, तो व्यवहारिक प्रश्नों के आंसर में आप कम से कम 2 से 3 में क्या होंगे? कंफ्यूज, कि या तो आंसर ये होगा या ये होगा। वहां आप जवाब कैसे देंगे? तो सोच समझ कर के आप दोनों में तुलना करेंगे। जिसमें गुण ज्यादा होगा वो नंबर 1 पर आएगा, जिसमें गुण कम होगा वो नंबर 2 पर आएगा। कैसे, वो भी जब आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस तो मैं आपको उसमें बताऊंगी। यानी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा मेथड यहाँ पर क्या करूंगी? क्लियर करूंगी। आप सहमत हो या ना हो, आप हमेशा ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, आपका उत्तर मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। आप सबको पता है कि साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधार पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं और मनोविज्ञान कहता है कि बच्चों को आपको क्या रखना है? ध्यान में रखना है। इसलिए आप आंसर देते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका आंसर क्या हो? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में भी अगर 2 मनोवैज्ञानिक है तो आप कैसे जवाब देंगे? ये जब आपके उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो मैं बात करूंगी। तो अब हम शुरुआत कर लेते हैं इसके अंदर। जी, विधियां समझ में नहीं आती, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इन क्वेश्चंस के द्वारा जितना हो सके वो मैं आपको क्या करूं? पूरी करूं। जी, चलिए शुरुआत करते हैं यहां से। अब मैं पहला प्रश्न ले रही हूं। हिंदी शिक्षण विधियों का आज अपना भाग 1 है और जैसा मैं आपसे कह रही हूं, आपको टेंशन नहीं करनी है, 1-2 नहीं, बाकी मैं ज्यादा ही आपके पेपर्स लेकर आऊंगी। कोशिश करूंगी अलग अलग यूनिट से, अलग अलग चीजों से लेकर के ही आपकी सारी यूनिट्स क्लियर की जाए। जी, सबसे पहले बात करते हैं। जी, आपके जो प्रश्न है मैं देख रही हूँ, धीरे धीरे ये सारा का सारा आ जाएगा। बेटा, मैंने व्याकरण के कोर्स के बारे में बता दिया है कि टेंशन नहीं करनी है, जल्दी कोशिश करियो दोनों का ही आ जाए, व्याकरण प्लस मेथड का। फिलहाल मेथड मैंने अनाउंस कर रखा आपके लिए। अब यहाँ देखो, आप आंसर देने लग गए, वाह क्या बात है, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगी। जी बबीता जी, ओके, चलिए अब देखें मनोवैज्ञानिक विधि का गुण क्या है। यह है अपना क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक विधि का गुण क्या है? उसमें छात्र क्रियाशील हो, जो रटने पर बल देती है, जिसमें केवल शिक्षक सक्रिय हो, इनमें से कोई नहीं। जी, मुझे पता है आप आंसर सभी दे देंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्लियर करना चाहूंगी। जी मयंक जी, अभी तो बताया क्या डिफरेंट होगा पेड वाले में और इसमें? वहां थ्योरिकल रूप से और फिर आप करेंगे जैसे संज्ञा यहाँ पढ़ी और वहां पर पढ़ेंगे, दोनों में मैंने बता दिया। चलो आंसर्स आने लग गए हमारे। जी, अगर हम लोग बात करें इसके अंदर तो आंसर ये है, छात्र क्रियाशील हो। अब यहाँ पर आप मेरी बात सुन लो, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। वो हर विधि मनोवैज्ञानिक है जिसमें छात्र क्या रहेगा? क्रियाशील रहेगा। ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आता मनोवैज्ञानिक विधि के गुण क्या होते हैं,
तो मनोवैज्ञानिक विधि के गुण क्या होते हैं वो मैं आपको समझा रही हूं, जिससे कि आपको वो गुण जिस भी विधि में मिले आपको पढ़ते के साथ पता चल जाए कि ये विधि मनोवैज्ञानिक है और ये विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्योंकि बहुत सी किताबों में तो कुछ विधियों के बारे में लिखा ही नहीं है मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सिंपल बात कर रही हूं यहाँ पर क्या, कि जिसमें छात्र क्या होगा, क्रियाशील होगा। जब छात्र क्रियाशील होगा इसका मतलब बच्चा करके सीखेगा। जब बच्चा करके सीखेगा इसका मतलब बच्चे के ज्ञान का स्थायीकरण होगा। बच्चा करके सीख रहा है इसका मतलब कमजोर बच्चा भी वहां पर सीखेगा करके, इसका मतलब वो कमजोर छात्र के लिए भी क्या होगी, उपयोगी होगी। तो बात करें, ये जरूरी नहीं कि केवल छात्री सक्रिय हो, उसमें कौन भी सक्रिय हो सकता है, शिक्षक भी। लेकिन फिर शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय हैं। अकेला शिक्षक सक्रिय है और छात्र सक्रिय नहीं है तो इसका मतलब विधि मनोवैज्ञानिक नहीं होगी। तो इसका मतलब जब बच्चा करके सीख रहा है तो ज्ञान का स्थायीकरण, तो इसका मतलब बच्चा उस विधि को रटेगा नहीं। तो बात करवाएं इसके अंतर्गत, तो मैं बात कर रही हूं भंवरलाल जी, मैं आपको समझा रही हूं, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है जी। चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो मैं आपको बता रही थी वो हर विधि मनोवैज्ञानिक है जिसके अंतर्गत, क्योंकि मैं जो समझा रही हूँ वो एक थ्योरिकल पार्ट है। अगर आप इसे समझेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा, यानी एक क्वेश्चन डेफिनेट है, क्योंकि आपके आगे व्याकरण शिक्षण, कविता शिक्षण सारे आते हैं और मैं रेगुलर देख रही हूँ। आपको ये नहीं पता है कौन सी विधि में क्या आंसर देंगे, बस आप मैसेज कर देते हैं ये है आंसर, ये क्यों नहीं हुआ, यही होगा, आपका गलत है। कहना बहुत आसान होता है, उस चीज पर आप जब पहले दिमाग लगाएंगे करेंगे तो पता चलेगा। मैं तो यहां तक कह देती हूँ, मैं तो किसी से भी ये नहीं कहती किसी शिक्षक का बताया हुई गलत नहीं बताती हूँ, क्योंकि उसकी अपनी एक सोच होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत। तो मैं आपको बता रही हूँ वो हर विधि मनोवैज्ञानिक जिसमें छात्र क्रियाशील होगा, करके सीखेगा, ज्ञान का स्थायीकरण होगा। शिक्षक भी छात्र के साथ क्या हो सकता है, क्रियाशील हो सकता है। रटने पर बल नहीं देगी, समय क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि बच्चा खुद पहुंचेगा। समझ में आई बात। तो ये गुण आपको यदि किसी विधि में मिलते हैं, जरूरी नहीं है सारे मिले, तो वो विधि मनोवैज्ञानिक, और ये गुण जिसमें नहीं मिलेंगे यानी विधि क्या हो जाएगी, अमनोवैज्ञानिक। तो ये बात आप ध्यान रखना, आगे जब हम पढ़ेंगे भविष्य की क्लासों में, जब व्याकरण, कविता, इन शिक्षणों पर तो मैं बात करूंगी तो आपको ये ज्ञान काम करवाएगा, यानी आपको पता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप इसके अंदर, अगर हम लोग बात करें भाषा सिखाने का सही क्रम है, कौन सा है भाषा सिखाने का सही क्रम, तो इसके अंतर्गत देखिए 4 ऑप्शंस है आपके लिए। बोलना, श्रवण, पढ़ना, लिखना। श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना। श्रवण समझ में ना आए तो श्रवण से तात्पर्य है सुनना। तीसरा है बोलना, पढ़ना, श्रवण, लिखना, और चौथा है श्रवण, पढ़ना, बोलना और लिखना। जी फटाफट आप देख लीजिए जी। बिल्कुल मेथड का जो कोर्स है वो नवरात्र तक आपका उसी रेट पर चल रहा है। 20 घंटे का कोर्स इसलिए है क्योंकि 20 घंटे में हो जाएगी, 15 अंक का आएगा। ये थोड़ी ना डिपेंड होता है, संधि में तो बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है बेटा, अगर आप रीट पढ़ रहे हो। बाकी मुझे लग नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि अगर आप रीट पढ़ रहे होते तो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। 4 टॉपिक है, 2 ही क्वेश्चन आएंगे। जी जी बिल्कुल बता रहे हैं, सेकंड है जी। बिल्कुल मैं प्रश्नों की सारी थ्योरी आपको बताती जाऊंगी, बिल्कुल। अब आप जवाब दे, 2 2 2 जी, वेरी गुड। संधि बीच में नहीं छोड़ी है, दीर्घ संधि मैंने पूरी पढ़ा दी, वो स्वर संधि पूरी पढ़ा दी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। हम संधि पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि लगभग बच्चों का वो टॉपिक क्लियर है। व्यंजन और विसर्ग हम थ्योरिकल रूप में जो पढ़ेंगे वो बाद में। देखिए
आप लोगों ने जैसा है आंसर सभी ने बता दिया। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। वैसे कहें तो SBPL, BPL से भी आप इसे याद कर सकते हैं। BPL, S स्पेशल BPL, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसके अंतर्गत बात करूं यहां पर, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके 4 कौशल होते हैं, एक सुनना, एक बोलना, एक पढ़ना और एक लिखना। 4 कौशल की अगर बात करें, क्रम ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, CTET में आ चुका, रीट के अंतर्गत आ गया। चारों कौशल क्रमबद्ध तरीके से क्या किए जाते हैं, सीखे जाते हैं। यानी अगर बात करें सुनना और बोलना, तो मैं आपको बता देती हूं यहां पर कि हम बात करें तो कौशल के 2 रूप हुए। एक अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में आपको बता रही हूं, एक उच्चारित है और एक क्या है, लिखित है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है और उच्चारित भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। और अगर हम लोग बात करें LSRW के लिए, तो आपको लिसनिंग वगैरह क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, स्पीकिंग वगैरह तब निकलेगा। SBPL से तुरंत पता चल जाएगा। तो अगर बात करें उच्चारित के 2 पार्ट होते हैं, आप सबको पता है, एक ग्रहण पक्ष और एक होता है अभिव्यक्ति पक्ष। लिखित के अंदर भी 2 पार्ट, एक ग्रहण पक्ष, एक अभिव्यक्ति पक्ष। ग्रहण क्या होता है? ग्रहण जिससे बच्चा ग्रहण करेगा, और अभिव्यक्ति जिससे अपना अभिव्यक्ति रूप वो लेकर के आएगा। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो मैं आपको बता दूं, ग्रहण के अंदर सुनना आएगा, अभिव्यक्ति के अंतर्गत बोलना आएगा, ग्रहण में पढ़ना और यहां अभिव्यक्ति में लिखना। ये 4 क्या है, आपके क्रम है। अगर मैं इसके अंतर्गत बात करूं, तो यहां देखिए, जब तक ग्रहण नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा, इसके अंतर्गत बोलना नहीं होगा। यानी अगर हम लोग बात करें इसमें, तो सिंपल सी बात है जी, ध्वनि विज्ञान से ही जुड़े हुए हैं। ध्वनि चीज उच्चारित पक्ष के अंतर्गत आते हैं जी। तो अगर मैं बात करूं यहां से, तो सामान्य चीज आ रही है कि ग्रहण पक्ष में सुनना और अभिव्यक्ति पक्ष में बोलना। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, तब तक बच्चा क्या नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। इसीलिए आप लोग देखेंगे, जब बच्चा गूंगा और बहरा है तो एक साथ है। मैं आपको बताऊं, बच्चा गूंगा इसीलिए है क्योंकि वो बहरा है। बहरा है यानी वो सुन नहीं सकता था, अदरवाइज हम तो लगातार ही कोशिश करते बच्चे को बुलवाने की। लेकिन जब बच्चा सुनेगा नहीं, तो वो बोलने की क्या नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा। इसलिए अपने आप क्या हो जाएगा, वो गूंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रहा है। फिर उसकी इंद्रियां विकसित नहीं होंगी, तो इसका मतलब सुनने के बाद ही क्या होगा, बोलना होगा। तो आप ग्रहण किससे करेंगे, लिखित पक्ष। जैसे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो आप ग्रहण किससे कर रहे हैं, तो ग्रहण कर रहे हो पढ़कर। यानी इसे आप जब देख रहे हो तो पढ़ करके क्या हो रहा है, आपको ग्रहण हो रहा है। तो आप अभिव्यक्ति किससे करते हैं, लिख करके। तो अगर बात करें तो अभिव्यक्ति आप किससे करेंगे, लिखकर। यानी जब तक ये पक्ष विकसित नहीं होगा, ग्रहण वाला, तब तक कौन सा पक्ष विकसित नहीं हो सकता, अभिव्यक्ति पक्ष। अब यहां से देखो, क्वेश्चंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। CTET के अंतर्गत आया कि ग्रह्यात्मक कौशल कौन से हैं या ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं। तो अब अपने आप पता चल गया कौन से हैं, सुनना और पढ़ना। अपने आप आपसे पूछे अभिव्यक्त्यात्मक, तो क्लियर है आपका। आपसे ये पूछ ले उसके अंतर्गत बताइए उच्चारित
जो है पक्ष या ध्वनि पक्ष वाले कौशल कौन से हैं? तो आपको पता चल गया ध्वनि पक्ष वाले सुनना और बोलना। आपसे पूछ ले वर्ण पक्ष या लिखित रूप वाले कौन से हैं? तो पढ़ना और लिखना। तो अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत बात करें तो ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष क्लियर हो चुका है आपको। आपको ध्यान रखना है अपनी जितनी शिक्षा पद्धति आगे आप प्रत्यक्ष विधि वगैरह पर बात करेंगे तो हमारी जो अब तक की आपकी शिक्षा पद्धति आप देखते आते हैं आरएस और आईएएस तो आज भी लिखित पक्ष के ऊपर आया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ से तो एक और महत्वपूर्ण चीज वो क्या है यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करें पढ़ना और लिखना, जैसे आपने बीए किया, एमए किया, एचटीसी की जितने एग्जाम्स हुए सब किसके पक्ष में हुए? आपके लिखित पक्ष में। तो इसका मतलब मेन जो हमारी शिक्षा पद्धति बल देती है जिन कौशलों पर वो कौन से होते हैं? पठन और लेखन। क्योंकि वो जब बच्चा भाषा की शिक्षा ग्रहण करता है तभी विकसित होते हैं। और ये सिर्फ बात करें तो भाषा की शिक्षा नहीं लोगे तो भी विकसित हो जाएंगे। अनपढ़ व्यक्ति भी सुन और बोल सकता है लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है? पढ़ और लिख नहीं सकता है। तो ये इसके अंतर्गत हो गया है हमारा। अब हम बात करते तीसरे क्वेश्चन में जो मैंने लिया हुआ था क्वेश्चन आप लोगों का। अब आप तुरंत बता देंगे भाषा के अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कौन से हैं? पहला ऑप्शन इसके अंतर्गत सुनना बोलना, दूसरा है बोलना लिखना, तीसरा है पढ़ना लिखना और चौथा है सुनना पढ़ना। जी फटाफट आप आंसर देखें। जी अगर हम लोग बात करें तो मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, इसमें आप आंसर तो सभी देंगे ही। इसके अंदर आपके जो टेस्ट मैंने लिए हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस पर आप बड़े कंफ्यूज में हैं। वो क्वेश्चंस भी मैं बीच में लेकर के उनको भी आपको क्या कर दूंगी? क्लियर। जी आंसर्स आने लग गए मेरे पास। नीतू, कृष्णा, चंद्रा, लेख, राज, रीना, रेनू सब एक ही आंसर दे रहे हैं। हंसा वगैरह क्या? बी। जी बिल्कुल वीडियो आपको लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है और प्लीज इसे सब जगह आप शेयर कर दीजिए जिसे सभी को ही मिल जाए, अपने तक ही नहीं रखना है आपको। जी चलिए बात करें इसमें। आंसर बिल्कुल तीसरे का बी। दो बता रहे हैं, एक दो का ही अलग से इसके अंतर्गत आ रहा है। अभी तो मैंने बताया ही है अभिव्यक्ति या तो बोलकर होगी या किससे होगी? लिखकर, उच्चारित पक्ष में बोलने से और लिखित पक्ष में किससे हो जाएगी? लिखने से। रेगुलर होगी, हर बृहस्पतिवार को लूंगी मैं इसके अंतर्गत। ठीक है आगे का क्वेश्चन यहां देखिए। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है। पहला है व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा अंतर संबंध, तीसरा निरंतरता का और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जी अगर हम लोग बात करें आया हुआ क्वेश्चन है, आपके जो क्वेश्चन है मुझे भाषा अर्जित है क्या है ये मुझे दिख गया है। नेक्स्ट बृहस्पतिवार की क्लास में ये क्वेश्चन ले लूंगी। ओके वैसे ये दिया हुआ भी तब भी मैंने कहा कि अगर आपको ये कंफ्यूज है तो मैं आपको जो मेरे आए हुए हैं, मैंने ये आपको पहले या दूसरा जो वीडियो था मॉडल टेस्ट पेपर अपना जो फ्री वाला था उसी में बता दिया था, फिर भी मैंने बता दिया है। जी चौथे का आंसर आ रहा है एक एक एक। गीता है, राधा है, यदुराज, कप्तान, कुलदीप जी सब एक के आंसर दे रहे हैं। आर.एस. सामरिया जी भी कह रहे हैं व्यक्तिक भिन्नता। बिल्कुल आप लोगों का लगभग क्लियर है। आप सबको पता है इसके अंतर्गत आपके कुछ सिद्धांत है, भाषा के सिद्धांत। उसमें एक सिद्धांत कौन सा है? व्यक्तिक भिन्नता। हम सब जानते हैं कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं वैसे ही कक्षा में बैठा हुआ हर छात्र बराबर नहीं होता। या मैं ये कह सकती हूँ कुछ के अंतर्गत कहें तो बुद्धि
विकास बहुत ज्यादा है, यानी तुरंत किसी चीज को पढ़ करके समझ लेते हैं, और कुछ में सामान्य है और कुछ में बहुत ही कम है। आप साइको में पढ़ते प्रतिभाशाली और ऐसे बच्चे उसके अंतर्गत अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो वैसे एक शिक्षक अगर बात करें तो वो ये जानता है कि कक्षा में बैठे हुए सभी छात्रों का लेवल क्या नहीं है, सही नहीं है। सही मतलब एक जैसा नहीं है। तो वो जब शिक्षा दे तो ये उसका दायित्व है कि वो व्यक्तिगत भिन्नता को क्या रखे ध्यान। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा अगर आप लोग अपने टाइम को ध्यान में रखते हैं। तो आपको वहां देखो, जो बच्चे ज्यादा अंग्रेजी वगैरह नहीं पढ़ सकते थे, मैथ वगैरह नहीं कर सकते थे, एसएसटी में याद नहीं कर सकते थे, तो शिक्षक उन्हें बार बार जो छोटे क्वेश्चन होते थे उनको याद करने पर क्या करवाते थे, बल फोर्स डालते थे, उनको याद करवाते थे, जिससे कि उनके लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक ये प्रश्न क्या हो जाए सही, और ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो क्या हो जाए क्लियर, जिससे कि बच्चा पास हो जाए। और जो बच्चे अच्छे थे स्तर के अंदर, उनमें अगर कहीं पर भी बच्चे ने एक गलती कर दी तो ही आधा नंबर कट जाता था, बच्चा रोना शुरू कर देता था, बस इतनी सी गलती पर आपने आधा नंबर काट दिया। वो ये जानते थे कि ये कर सकता है। तो यानी वहां पर अगर बात करें तो बच्चे को जो शिक्षा देगा शिक्षक, वो कौन से सिद्धांत को ध्यान में रख कर देता है, व्यक्तिगत भिन्नता। ऐसे एक होता है निरंतरता का सिद्धांत, यानी हम जो विषय वस्तु बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बच्चा उसको जोड़ करके रेगुलर उस चीज से ग्रहण कर पाए। अंतर संबंधित वही चीज है जैसे सुनना बोलने से संबंधित है। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि क्वेश्चन रेगुलर आया कि चारों कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो एक तो होता है कि चारों कौशल क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध सुनना बोलना पढ़ना लिखना। उसी के साथ एक ऑप्शन आता है कि चारों कौशल अंतर संबंधित है। बहुत से बच्चे कहते रहते हैं क्रमबद्ध क्यों नहीं आया, अंतर संबंधित क्यों आया, तो रीजन क्योंकि जैसा मैंने अभी समझाया, एक कौशल दूसरे कौशल से जुड़ा हुआ है। जब तक पहले वाला विकसित नहीं होगा दूसरे वाला नहीं होगा, यानी अंतर संबंध का सिद्धांत वहां कार्य करता है। तो सुनने के बाद बोलना और पढ़ने के बाद लिखना, तो पहले आंसर जो होता है चारों कौशलों के बारे में, जो खूब सी टेट में आ चुका, आपके एमपी यूपी इन टेट्स में भी आ चुका है। तो चारों कौशल क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये क्या होगा आंसर जी। चलिए आगे की बात करते हैं हम यहां से। ये जो बात करूं मैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये भाषा शिक्षण सूत्र है आपका। आपको पता है हमारी जो विधियां हैं शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। जब आप व्याकरण शिक्षण पढ़ेंगे और वहां मैं बात करूंगी आगमन निगमन की, तब मैं इन सूत्रों पर आपसे बात करूंगी, यानी जो चीज आगे आएगी वहां हम वहीं पर बात करेंगे। आगे की बात करते हैं जी। हमारा क्वेश्चन आ गया है इसके अंदर 5वां। अगर हम 5 के अंदर की बात करें, बेटा ऐप के अंदर 15 टेस्ट कर दिए हैं मैंने, पहले 11 थे। आपके बिना कहे ही जैसे ही डेट आगे आई, तो डेट आगे होते ही मैंने आपके बिना कहे उसमें हर वीक का एक टेस्ट कर दिया और 15 टोटल क्या कर दिए हैं, टेस्ट कर दिए हैं। चलिए आगे की बात करते हैं जी। मौन वाचन वाली बात अभी आगे आएगी, कौशल का क्वेश्चन है इसके अंदर, तब मैं बात करूंगी आपसे। चलिए, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया गया है? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, दूसरा है मातृभाषा में, तीसरा है राष्ट्रभाषा में, चौथा है किसी भी भाषा में दे सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है। मैं सिर्फ क्वेश्चन से लेकर आई हूं, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपकी थ्योरी क्लियर करवा रही हूँ। अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बस एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना, आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे वो पूरा का पूरा कैसे क्या है वो आपको अब समझ करके देखना है, तो समझने में ध्यान दोगे तो वो क्लियर हो जाएगा। आप आंसर्स इसमें बता रहे हैं जी, 2 बता रहे हैं आप यहाँ पर। निरंजन जी आप कह रहे हैं आवाज कम आ रही है। मैडम जी मेरी तरफ से तो जितनी होनी चाहिए उतनी आ रही है, और शायद हो सकता है आपकी तरफ से कुछ गड़बड़ हो। एक बार जी एक्स सोल्जर जी आप भी एक बार देख लीजिए इसके अंदर। बेटा पापा की शेरनी जी थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दूं बेटा, समझ करके क्लियर होगी। आपकी प्रॉब्लम है,
आपको गरम गरम चाहिए, उसे उसी समय खाना भी चाहते हैं। आपको समझाए नहीं तो प्रॉब्लम। अब पता नहीं आप कौन से टाइप वाले स्टूडेंट भी यहाँ साथ में रहते हो। थोड़ा बेटा समझा ही रहे हैं, मैं आज तो कमेंट्स भी नहीं पढ़ रही हूँ। चलिए आगे की बात कर लेते हैं जी। 5 का आंसर आपका आ रहा है जी, लगभग बच्चे बता रहे हैं 2 जी। सबसे पहली बात आप यहाँ पर ये देख लिए प्राथमिक स्तर। आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, आप यहाँ जो बैठे हुए स्टूडेंट है वो 2 स्तर वाले बैठे हुए हो, एक प्राथमिक स्तर और एक उच्च प्राथमिक स्तर। यानी कितने स्तर के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आप? 2। अगर हम लोग बात करें यहाँ प्राथमिक स्तर, मतलब कक्षा 1 से 5 तक, कौन सा स्तर रहेगा? प्राथमिक। और बात करें 6 से 8 वाला, कौन सा होगा? उच्च प्राथमिक। यानी 8वीं तक की जो क्लास है वो किसके अंतर्गत आ रही है आपकी? वहां पर। अब हम इसके अंतर्गत ध्यान देते हैं। इसमें अगर बात करें यहां, तो प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा में शिक्षा देंगे? तो अंग्रेजी में तो देंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो बच्चा जानता नहीं, हमारे परिवेश के अकॉर्डिंग वो भाषा है नहीं। राष्ट्रभाषा अभी तक है नहीं। वैसे आप में से बहुत बच्चे कहते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो मैं बता दूं हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। अभी राष्ट्रभाषा बनी नहीं है, हिंदी सिर्फ क्या है? राजभाषा। फिर है किसी भी भाषा में दे सकते हैं, तो ये भी नहीं है जी। अगर बात करें यहाँ पर, सभी के कान खराब हो रहे हैं जी, तो बात करें यहाँ पर तो बिल्कुल मातृभाषा में क्या दे शिक्षा? आप सबको पता होगा, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, हमारे संविधान में उल्लिखित है कि प्राथमिक स्तर को तक के बच्चे को आप जो शिक्षा दें वो उसकी किस में दे? मातृभाषा के अंदर। रीजन है बच्चा जब स्कूल में आता है तो वो मातृभाषा से जुड़ा होता है, शायद आते हिंदी वो नहीं समझ पाए, तो उसकी मातृभाषा से जोड़ करके अगर हम शिक्षा देंगे तो धीरे धीरे उसे हिंदी का भी क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा जी। आगे की बात करें, काल वाला टॉपिक भी आएगा पर टाइम लगेगा, एक साथ सारे नहीं आ सकते हैं। आवाज सही आ रही है ये तो मुझे भी पता है बेटा, किसी के फोन में गड़बड़ होगी और कुछ जानबूझकर करते हैं, वो कोई फर्क की बात नहीं है जी। अगला प्रश्न देखो आप लोग, छात्रों के हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में क्या आवश्यक है? छात्रों के हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है अध्यापक को भाषा का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक को भाषा का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट व शुद्ध होना चाहिए। तीसरा है शिक्षक का विषय पर अधिकार होना चाहिए। और चौथा है ये सभी जी। फटाफट आप आंसर्स दे रहे हैं जी। आंसर्स आ चुके हैं मेरे पास। पिंकी, भवानी, रामनिवास सब एक ही आंसर दे रहे हैं जी। 4 इसके अंतर्गत बिल्कुल आंसर्स आप सभी दे रहे हैं और लगभग बच्चे कहें तो बिल्कुल उसी चीज पर है जैसा मैं कह रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप गलत होंगे या सही होंगे, या मैं वो क्वेश्चन ला रही हूँ जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा आपका जो शिक्षण विधि का पार्ट है वो क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अगर मैं इसके अंतर्गत बात करूं तो अब आप सुनिए यहाँ पे कि छात्रों को हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में क्या आवश्यक है। सारे ही पॉइंट हैं। अध्यापक को भाषा का शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, उसका उच्चारण भी स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए और विषय पर अधिकार होना चाहिए। हर भाषा पर ही, अगर मैं कहूँ चाहे वो संस्कृत के शिक्षक को चाहे हिंदी के, उस सभी को ही उसके सब्जेक्ट का, उसके विषय का तो पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए। ये तो कन्फर्म है। हिंदी के शिक्षक के लिए एक विशेष है, अगर इनमें से भी विशेष पूछे तो सबसे बड़ी जो चीज होगी, भाषा का ज्ञान तो होगा ही होगा, उसका उच्चारण क्या होना चाहिए? शुद्ध। आप एक उच्चारण कौशल पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही छात्र बोलेगा, ये डेफिनेट है। अनुकरण करके वो उस चीज को करेगा। अगर शिक्षक का उच्चारण अशुद्ध है तो डेफिनेट है छात्र भी अशुद्ध बोलेगा। आप लोग
कहते हैं ऐसा नहीं होता है। उच्चारण कौशल के संदर्भ में मैं आपसे बात कर लेती हूँ, बिल्कुल डेफिनेट ऐसा होता है। आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उस इंटरव्यू के दौरान आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, ऐसे ही देशी रियासत का एकीकरण हुआ जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये देशी रियासतें एकीकृत हुई, किस नाम से हुई? तो आप फटाफट बात करें तो मत्स्य संघ वहां पर बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने जो बोला वो आप नहीं बोलते, आप क्या बोलते हैं? मत्स्य संघ। आप जैसे ही बोलोगे शिक्षक तुरंत आपको लिखने के लिए कह देंगे और आप लिखेंगे ये, राइट। लेकिन वो कहेगा ये मत्स्य नहीं है, और 100% ये मत्स्य है भी नहीं। ये क्या है? मत्स्य। ये क्या है? मत्स्य। तय भी आधा है, से भी आधा है। अब ये जो उच्चारण की गलती हुई है, ये किसकी वजह से हुई है? शिक्षक की वजह से। क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं? मत्स्य बोलते हैं। तो आप भी क्या बोलते हो? मत्स्य। अगर बात करें इसके आगे की, तो देखिए मैं एक चीज और बताऊं आपको। आप सबको पता ही है और है, लेकिन दैनिक जीवन में आप लगभग बच्चे से बोलते हैं और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां तो ये गड़बड़ है। हम जैसे अगर शिक्षक क्लास में लिखवाते हैं और, तो बहुत बच्चे और में ये लिख देते हैं। तो अगर बात करें है तो ये और ही, लेकिन हम बोलते क्या है? और। तो सबसे जो ज्यादा जरूरी है एक हिंदी शिक्षक के लिए, वो उच्चारण का शुद्ध होना। क्योंकि वो कहा जाता है जैसा बोलेंगे वैसा ही क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। तो ये सारे के सारे इनके गुण हैं जी। अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अगर क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत देखें जी, तो देखिए, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आम तौर पर बच्चे, बहुत ध्यान से आप देखिएगा इसके अंतर्गत जी, खरगोश के बच्चे को साथ लेकर के देख रहे हैं, उसे भी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए इसके अंदर जी, रामचरण जी देखिए इसमें जरा, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके सारे आए हुए ही हैं। जी फटाफट जब आएगी ना सहायक सामग्री की बात, तब बात करूंगी आपके इस बोर्ड पर जी। आंसर 7 का 4 और बी, यानी इस बार तो डबल आंसर्स आ रहे हैं। इंदू जी बोल रही हैं बी है, उमा जी भी 2 बता रही हैं, आशा 4, मोना 2, कृष्णा बी, रिंकू शिवानी 2, गुजर जी कह रहे हैं 3 है, ममता 2 बोल रही है, उमा 2 बोल रही है। शिक्षण विधि का कोर्स बेटा जैसे आपको संज्ञा कराई है ऐसे ही इसका होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से मैं आपको करवा रही हूं हर क्वेश्चन का, बाकी तो आप सबने तैयारी कर ही रखी है जी। चलिए बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें, लगभग बच्चों ने 2 आंसर दिया, इसके बाद की बात कर लें जी। मनीष जी बताइए, फिर बी है, फिर 4 है, फिर 2 है, ऐसे आंसर्स आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं, यानी यहाँ पर कंफ्यूजन तो है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, आपको ऐप नहीं मिल रहा है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसके अंदर मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ऊपर भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये तो आपको पता है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। अभी चारों कौशल बताए थे मैंने, बहुत अच्छे से बताया था कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करेगा तो ही उससे पढ़ना और लिखने का ज्ञान होगा, उससे पहले नहीं आएगा। हाँ, बिना स्कूल जाए भी वो सुन भी सकता है और बोल भी सकता है, वो दोनों कौशल विकसित हो जाएंगे। बात करें भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, तो जब भाषा पढ़ी नहीं है, स्कूल गए ही नहीं है, तो इसका मतलब व्याकरणिक नियम भी नहीं जानेंगे। अब बात बची 2,
तुतलाकर के बोलते हैं और स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। देखिए ये तुतलाकर जो बोलने वाला है वो तो वाकेंद्री, जैसे हम बच्चे बोलते हैं कि बच्चे का उच्चारण शुद्ध नहीं है, तो तुतला करके अगर बात करें तो वो तो मेरी बात समझ में आ गई आपके, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए आप सरकारी शिक्षक के हिसाब से वहां पर बात करेंगे और पहली क्लास के बच्चे की उम्र पर बात करें तो 5 साल प्लस होगी पहली क्लास के बच्चे की उम्र। तो जो तुतलाहट है लगभग 3-4 साल के अंतर्गत बच्चे की क्या हो चुकी होती है, कंप्लीट 5 साल तक तो कम हो ही चुकी है। तो तुतलाकर तो बोलते हैं, लेकिन पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी चाहे वो तुतला करके ही क्यों ना बोले, लेकिन अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्त। मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वहां जाना है, तो वो चाहे तुतला करके करें चाहे साधारण भाषा में करें, तो स्व अभिव्यक्ति यानी उन्हें क्या चाहिए, अभी बताया ना, सुनना और बोलना स्कूल जाने से पहले ही विकसित हो चुका है। हाँ, पढ़ना और लिखना जब आप कक्षा में जाओगे पढ़ोगे तो विकसित होगा। तो इसका मतलब क्या कर पाता है बच्चा, स्व अभिव्यक्ति, तो स्व अभिव्यक्ति जानता है जी। तो तोतला बोलता है, लेकिन तोतला बोलते हुए भी अगर बात करें तो अपने विचारों की क्या करते हैं, अभिव्यक्ति। आगे देखें जी, धन्यवाद अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूं तो। आगे देखिए, जय माता दी। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है ये आपको बताना है। शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। क्वेश्चन ये सारे ही आए हुए हैं, आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशुभाषण। और आपको ध्यान रखना है शनिवार को अपना नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा जी। चलिए बात करें, आंसर्स आने लग गए डबल डबल। एम के सैनी 4, आशा पटेल 4, कानाराम 1, रिंकू 1, तन्वी, द्रौपदी मीना डी बोल रहे हैं जी, अमृत भी बोल रहे हैं, आशु ही है, रोहितास जी 4 बोल रहे हैं जी। अगर बात करें इसमें आप लोगों ने आंसर्स दिए, 1 आया, 4 आया, 3 आया, खुशी 3 दे रही है। वैसे 1 में और 4 में बता रहे हैं आप। मेथड की बुक मेरी नहीं है, अब लॉकडाउन पूरा लग चुका है, कोशिश की जाएगी कि अब लिखी जाए मेथड की बुक जी। सबका तो डी नहीं है। चलिए बात करें, सबसे पहली बात आंसर डी है, लेकिन हम बात करें ये है क्या, पहले तो वो समझ लें। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का बात शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी तो लेखन में आ गई, तो ये मौखिक का होगा ही नहीं। बचे सुलेख और श्रुतलेख। सुलेख लेखन सुधारने के लिए किया जाता है। सुलेख एक एक आपने देखा होगा शुरुआत में शिक्षिका या शिक्षक एक एक वर्ण बच्चे को लिख कर देती है, बच्चा उसी को देख देख करके लिखता है, वो सुलेख सुंदर लेख लिखवाने का इसका उद्देश्य होता है। श्रुतलेख, श्रुतलेख सुनकर जो लेख लिखा गया वो है श्रुतलेख। कई बच्चों की अशुद्धियों को, या इसका उद्देश्य होता है निदानात्मक। ये वो निदानात्मक नहीं है, उपचारात्मक निदानात्मक, यानी समस्या के कारणों का पता लगाना। ये साधारण अर्थ का निदान है, निदान यानी कमियों को दूर करने वाला। तो ये माना जाता है श्रुतलेख लिखवाने से पूर्व बच्चों को वर्णों, मात्रा और विराम चिन्हों का क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। बात करें प्राथमिक स्तर पर, कहते हैं कालांश का 10 से 15% भाग श्रुतलेख के लिए होता है, और उच्च स्तर पर कालांश का 3 से 5% भाग किसके लिए होता है, श्रुतलेख के लिए होता है। समझ में आ गई बात आपको? तो ये चीजें इसके अंतर्गत है। तो आपको ध्यान रखना है कि श्रुतलेख का उद्देश्य क्या होता है, निदानात्मक। ठीक है, तो आशुभाषण क्या है? कोई भी एक टॉपिक आपको तुरंत मिलेगा, आपने उसे पढ़ा और तुरंत आपको उसके ऊपर क्या करना है, बोलना है। तो आशु तुरंत जिस पर क्या दिया, भाषण। तो भाषण बोलोगे यानी मौखिक अभिव्यक्ति किससे हो रही है, आशु भाषण से। आगे देखो अगला प्रश्न,
जी आपने देख लिया, आंसर्स आ रहे हैं। ओहो, डबल डबल आंसर्स आ रहे हैं जी। ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, आंसर तो कोई एक ही होगा जी। चलिए बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत जी। अगर हम लोग बात करें देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, चार ऑप्शंस, आप तीन ऑप्शंस है, 3, 1, 4 जी। ये कह रहे हैं ये नहीं पता जी। चलिए बात कर लेते हैं। आंसर प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन का अर्थ आप सब जानते हैं, दिखाना। कोई भी चीज शिक्षक कोई मॉडल वगैरह जो है वो उसको करके और फिर वो चीज करेगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बच्चा देख भी रहा है उस चीज को, शिक्षक उसके बारे में बता रहा है तो सुन भी रहा है, और उस चीज को क्या भी कर रहा है वो समझ भी रहा है। तो अगर ध्यान आप दें तो बच्चा देखेगा भी प्रदर्शन में, सुनेगा भी और समझेगा। जैसे मैंने कहा कोई भी मॉडल वगैरह करके मैं बता रही हूँ तो बच्चा उस मॉडल को देख रहा है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ ये ऐसे काम करेगा तो वो सुन रहा है, और उसकी क्रिया को देखकर वो उस चीज को क्या हो रहा है समझ भी रहा है। तो देखो सुनो समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि काम करती है, प्रदर्शन विधि। व्यतिरेक विधि, तुलनात्मक, साहचर्य और भाषा संसर्ग। तो व्यतिरेक, भाषा संसर्ग, जब व्याकरण शिक्षण आएगा तब मैं उस पर आपकी क्या करूंगी, बात करूंगी। साहचर्य विधि अगर बात करें, अभी पठन कौशल आगे आएगा तब हम उस पर बात करेंगे जी। आगे देखो 10वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन क्या है देखिए, प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कोशी विधि द्वारा सिखाया जाता है। क्वेश्चन है प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौन सी विधि द्वारा सिखाया जाता है। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अर्थबोध विधि, तीसरा अनुकरण विधि और चौथा ये सभी। थैंक यू निशा जी, आपने ऑफलाइन पढ़ा है। ऑफलाइन की तो खैर बात ही अलग है, अब तो कोरोना की बात आ गई है जी। तो देख लीजिए आप इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष विधि, अर्थबोध विधि, अनुकरण विधि, ये सभी जी। सभी 10 का 3, 10 का 4 डबल आंसर। आशा पटेल 4 बोल रही हैं, सविता जी 4 बोल रही हैं, जगदीश जी 3, रीना जी 3, कविता जी 4 जी। फटाफट ही कर रहे हैं, कोशिश है उमेश जी जी। आपके 15 नंबर का मेथड है, आप ध्यान दीजिए इस चीज को। तो आप इसके अंतर्गत बात करें। निशा गौतम जी धन्यवाद। मुझे लगता है आप लोग जैसे ही ये सभी देखते हो ना, पूरा पिटारा यही आ जाता है कि ये सभी ही होगा, जबकि सभी नहीं है। कभी कभी आप उन चीजों को समझ जाया करो, इससे पहले भी मैंने आपको दिया है और ऐसा आगे से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप यहाँ पर देखिए, मैं पूछ रही हूँ प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौशल यानी बोलने वाला रूप है किससे सिखाया जाता है। काश आप मेरी बात सही ढंग से सुने, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना तो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। अभी तो मैंने इसके अंदर आपको ढंग से समझाया था कि सुनना और बोलना बच्चा बहुत अच्छे से क्लियर कर लेता है पहले ही। और अगर आपको ध्यान हो, शायद ध्यान नहीं आया, इतना अच्छा चौड़ा आपको बताया था। यहाँ मैंने क्या कहा था कि जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही छात्र क्या करेगा, बोलेगा। आपकी समस्या ये है, आपको हर चीज सरल लगती है, एग्जाम में बैठते हैं तो वो सरल ही गलत हो जाती है। आपको लगता है ये क्वेश्चंस में हाँ ये सब चीजें हमें आती हैं, लेकिन वो जैसे ही लैंग्वेज चेंज करेगा आप वहीं पर गड़बड़ हो जाओगे। तो आप लोग यहाँ पर मैं वही चीज आपको समझाना चाह रही हूँ कि प्लीज आप ध्यान से समझें। तो उसे समझाने के बाद तो क्लियर था कि प्रारंभिक स्तर पर बालक को उच्चारण कौन सी विधि से सिखाया जाता है, तो अनुकरण विधि से बच्चा अनुकरण करेगा। आप लोग वाचन में पढ़ेंगे आगे, वाचन कौशल में आप जब पढ़ते हो तो आप बहुत अच्छे से बात
जानते हो, एक अनुकरण वाचन होता है। जैसा शिक्षक बोलता है वैसा ही कौन बोलता है, छात्र। और फिर भी ना पता चले, आप अपने बच्चों को देख लीजिए, भाई के बच्चों को देख लीजिए, बहन के बच्चों को, पड़ोसी के बच्चों को, कहीं पर भी आप देखोगे, आप जो बोलेंगे बच्चा उसी का ही अनुकरण करेगा और वैसा ही बोलेगा। अगर आपने बच्चे को कहा तुम की बजाय आप बोलना चाहिए, बच्चा आप बोलेगा, लेकिन आपने किसी को तुम बोला ना तो बच्चा तुरंत कहेगा आप, वो पहले तो बोलेगा तुम, और आप जब उसे रोकोगे तो आपको वो तुरंत कहेगा आपने भी तो तुम बोला था, यानी बच्चा आपका अनुकरण करेगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो किसके अंतर्गत, अनुकरण विधि, ये इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, आगे 11वां क्वेश्चन आपका, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, यह है आपका क्वेश्चन जी। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता किसमें है? पहला, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, और बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। ये है इसके अंतर्गत। जी श्याम सुंदर जी, सारे सही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। बेटा कोर्स में आप जितनी भी शिक्षण विधियां लेंगे उनकी जितनी भी बार चाहो वीडियो देख सकते हो, उन्हें डाउनलोड एक बार करके बार बार देख सकते हो। जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ के अंतर्गत आप क्या कर सकते हो वहां पर डाउनलोड उसमें। ठीक है, अब देख लीजिए, शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, और बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। जी आप आंसर्स बता रहे हैं, सभी के आंसर्स लगभग सही है। आया हुआ अपना क्वेश्चन है 1 नंबर, बिल्कुल वही चीजें इसके अंतर्गत, क्या कि शिक्षक की जो स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, यानी वो खुद जैसा भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उसमें बात करें तो बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए क्या रूप प्रस्तुत करता है, आदर्श, यानी जैसा शिक्षक बोलेगा वैसा ही कौन बोलेगा, छात्र। तो बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो गलत है, प्रभाव पूरा डालती है। जैसे मैंने अभी बताया, शिक्षक गलत बोलेगा तो वो भी गलत बोलेगा। बच्चों के अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करता है, तो अलंकारिक भाषा शैली का प्रयोग तो वैसे ही पद्य पाठ पर ज्यादा फोकस डालता है, तो वो वहां आती है। और बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए क्या करती है, बाध्य करती है, तो भाषा का अनुकरण करने के लिए क्या नहीं करती, बाध्य नहीं करती है, बस बच्चे को अच्छा लगे तो वो इसका कर लेता है। ठीक है जी प्रीति जी, आगे 12वां क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बेटा मैंने बताया पीडीएफ का प्रिंट निकल सकता है, ओके। मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? जी पुलिस का रिजल्ट आ गया, सुरेश कुमार जी कह रहे हैं। जी मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी, शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, नियमों का अति सामान्यीकरण होना, भाषा प्रयोग में असावधानी, और भाषा की समझ न होना। आया हुआ क्वेश्चन है जी, मुकेश जी फटाफट जवाब दो। जी आंसर्स डबल आ रहे हैं, आया हुआ ये क्वेश्चन ए और फिर 2, ये आंसर आ रहे हैं। रजनीकांत, राम नारायण, कंचन, संदीप, कृष्णा जी ये आंसर्स दे रहे हैं। बबीता, ममता, रवीना, रवीना ने तो सी भी बता दिया है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी सबसे पहली बात करें, बिल्कुल व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होना, ये आंसर। आप सबसे बड़ी बात वो भाषा के प्रयोग में असावधानी, लेकिन भाषा के प्रयोग की असावधानी क्यों हुई? क्योंकि उसको व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं है, यानी इस पॉइंट में ये सारे आ जाएंगे, ये तीनों निहित हैं। भाषा की उसे क्या नहीं है, समझ क्यों नहीं है? क्योंकि उसे किसका ज्ञान नहीं है, व्याकरण। तो ये एक वो पॉइंट है जो इनको क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है। तो बात करें आंसर कौन सा हुआ है, 1 नंबर।
ठीक है, यहीं पर आज हम अपनी क्लास को रोकेंगे क्योंकि लॉकडाउन तो अब पता ही है आपको लग चुका है, क्लास रोकनी है। नेक्स्ट बृहस्पतिवार को हम आगे की बात करेंगे इसके अंतर्गत। और आपको अपना ध्यान रखना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, बिल्कुल अपना ध्यान रखेंगे। राम राम सा।